नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लॉटरी। लॉटरी मुंशी प्रेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला में अति महत्वपूर्ण कहानी है, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में संकलित और मानव स्वभाव का वास्तविक चित्रण करने वाली कहानी है। हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध लेखकों की महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको विभिन्न पाठ्यक्रमों में से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आदि के विश्लेषणात्मक अध्ययन को देखने का मौका मिले। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी यह प्रसिद्ध कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो कि इतिहास के एक दमकते हुए सूर्य के समान है, हिंदी साहित्य में उनका नाम अद्वितीय है। ऐसे महापुरुष की प्रसिद्ध कहानी है लॉटरी। तो अधिक विलंब न करते हुए हम लोग चलेंगे कहानी पर। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चाचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे, किसी के नाम आए रुपया रहेगा तो घर में ही। मगर विक्रम को सब्र ना हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे तो फिर उसे कौन पूछेगा। बहुत होगा 2, 4, 5, 10 हजार उसे दे देंगे। इतने रुपए में उसका क्या होगा। उसकी जिंदगी के बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पेरू और ब्राज़ील, टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आधी अंधी की तरह महीने 2 महीने में उड़कर लौट आने में न था। वह एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और यात्रा संसार पर एक बृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था, जिसमें वह दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा कर सके। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर, ये तो मामूली बातें थी। पिता या चचा के नाम रुपए आए तो 5,000 से ज़्यादा का ढोल नहीं। अम्मा के नाम आए तो 20,000 मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब के नाम आए तो उसका तो हाथ धेले भर भी नहीं लगेगा। वह अत्याभिमानी था। घर वालों से खैर या पुरस्कार में कुछ लेना उससे अपमान सा लगता। कहा करता, भाई, किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए, बहुत अच्छा है। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा। वह मांगेगा भी तो कैसे। बहुत सोच सोच कर कहा, क्यों ना हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। तजवीज़ मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपये मिलते थे, उसमें से बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना था। हाँ, 1 महीना दूध, घी, जल और ऊपर के सारे खर्च तोड़ 5 रुपये की गुंजाइश निकाल कर रखा जा सकता था। फिर भी जी डरता था, कहीं कोई भलाई रकम मिल जाए। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा उंगली से फिसल गई। अंगूठी 10 रुपये से कम की ना थी, उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई, तुम्हें नगद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपये नगद लिए बगैर साझा ना करूँगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, ये बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझे भी डांट खानी पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकेंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाए और उससे रुपए से टिकट ले लिया जाए। किताबों से ज़्यादा बेज़रूरत हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए और यह देख कि जिन्होंने डिग्रियां ली, अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए, वह भी जूतियां चटका रहे हैं। हमने वही हाल्ट कर दिया, स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमक के सिवा हमारे किसी काम की नहीं। हमने जितना चाटना था चाट लिया, उनका सत्ता निकाल लिया। अब चूहे चाटे या दीमक, हमें कोई परवाह नहीं थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पोंछ एक बड़ा गट्ठर बनाया। मास्टर था, किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेपता था। मुझे सभी पहचानते, इसलिए खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई। वह आधे घंटे में 10 रुपये का एक नोट लिए उछलता हुआ आ गया।
मैंने उससे पूछा, इतना प्रसन्न क्यों हो? किताबें 40 रुपए से कम की ना थी, पर यह 10 रुपए उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम अपने इसी विचार में मग्न थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते हैं। विक्रम इतना संतोषी न था, बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 रुपये भी बहुत हैं भाई, मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ा। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल ही नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज़्यादा तो ना खर्चा करोगे? जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का, 7 वर्ष का प्रोग्राम है। 5,000 रुपये साल तो हुए, 4,000 महीना कहो। मैं समझता हूँ 2,000 में तुम बड़ी आराम से रह सकते हो। विक्रम ने नम्र होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। 2,000 में भी तुम शान से रह सकते हो। जब तक अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे न दोगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो, मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊँगा। इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपए से तुम्हें कुछ न मिलेगा। मेरी ज़रूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मेरे सिर पर सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा, उनके सूद से ही काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें ला दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम को हाथ ना लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी, स्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 2-2.5 रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ था। क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम भी अभी यात्रा पर न जाएगा, दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन धान्य जमा हो जाएगा तो वह यात्रा करेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोब दाब भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत ना हो किसी को रुपए नहीं देना चाहिए। जायदाद रहन पर लिखा कर रुपए देंगे, फिर तो कोई खटका न रहेगा। यह मंजिल भी तय हुई। अब प्रश्न यह उठा कि टिकट पर किसका नाम रखे। विक्रम ने अपने नाम पर रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम ना रहे तो वह टिकट ही ना लेगा। मैंने कोई उपाय न देख यह मंजूर कर लिया, और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। एक एक करके इंतजार के दिन कटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल के बाद और जाने से पहले, स्कूल के आने के बाद हम अपने अपने मंसूबे बांधा करते। इसी तरह साएं साएं कि कोई सुन न ले, हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखे थे। रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते। कई दिनों बाद बातों बातों में जिक्र आ ही गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय है, पत्नी की नाच बारदरी में ही बहुत से रुपए उड़ जाएंगे। मैंने इसका विरोध किया। हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी ना हो तो जीवन का आनंद ही क्या। मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता जो अंत तक साथ रहे, और ऐसी साथी पत्नी के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। विक्रम जरूरत से ज़्यादा तुनक मिजाजी था। खैर, बोला, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीबी मुबारक, और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना, तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आज़ाद रहेगा, अपने मज़े से जब चाहा उड़ा, जब चाहा घर आया। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब शुरू। कहाँ थे, कहाँ जा रहे हो, और जो भी कहो। दुर्भाग्य से पत्नी जी साथ गई हों तो डूब मरने के सिवा आपको कोई मार्ग नहीं। ना भैया, मुझे तो आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्चों को जरा सा जुकाम हुआ और पिता बेतहासा दौड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। जरा उम्र खिसकी और लौंडे मनाने लगे कि कब आपका प्रस्थान हो, और वह गुलछर्रे उड़ाएं। मौका मिला तो आपको जहर भी खिला देंगे। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ना चाहता। कुंती आ गई। वह विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की, छठी में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिलबिली और बड़ी सेक। इतनी धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक उठे। विक्रम ने बिगड़ कर कहा,
तू बड़ी शैतान है, कुंती ने कहा। किसने बुलाया तुझे? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ाई। कहा, तुम लोग हरदम यहाँ की वाड़ बंद किए बैठे रहते हो, क्या बातें किया करते हो? जब देखो यहीं बैठे हो, ना कहीं घूमने जाते हो, ना कोई तमाशा देखने। कोई जादू मंदिर जानते हो क्या? विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिससे तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो 5 रोज गिनकर हंटर जमाए सड़ासड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वह चाटेगा। जरा भी ची चपड़ करेगा तो कान गरम कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 रुपए मुझे दे दे, बस चयन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैंने अपने ननिहाल में गया हुआ था तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया मगर पानी की बूंद नहीं। सब लोगों ने चंदा जमा कर गाँव की सब कुंवारी लड़कियों की दावत की और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई। अवश्य ही कुंवारियों की दुआ में असर होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्वक आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे आंखों ही आंखों में हमने सलाह की और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा तुझसे एक बात कहें? तो किसी से तो नहीं कहेगी? तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से नहीं कहेगी। और तुझे मैं खूब पढ़ाऊंगा और पास भी करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम दोनों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कर दिया कर। अगर हमें रुपए मिलेंगे तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे। सच? कुंती को विश्वास न आया। हमने कसम खाई। वह नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे से मरने की प्रतिज्ञा दी तो वह हमारे लिए दुआ करने को राजी हो गई। लेकिन उसके पेट में मानो मिठाई पच सकती है। वह जरा सी बात न बची, सीधे अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में वह खबर फैला दी। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा था। अम्मा भी, चचा भी, पिताजी भी केवल विक्रम की शुभ कामना से ये या और किसी भाव से कोने में जाने बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत सोचती रहती। रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी? और उसमें से क्या तुम्हें कुछ न मिलते? और तुम भी मास्टर बाबू कुल मिलाकर गूंगा हो। लड़के को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे क्या कहते? कहीं 1-2 रोज रूठ कर खाना न खाए तो आफत ही आ जाए। पर मुझ पर सारा गुस्सा उतारा गया। इसकी सोहबत में लड़का बिगड़ जाता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यह कहावत मेरी आंखों के सामने थी। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई। होली का दिन था। शराब की एक बोतल मंगवाई गई। मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठी में जाकर गिलास में एक घूंट शराब डाली और पी गया। अभी गला जल ही रहा था, आंखें लाल थी कि मामू साहब कोठी में आ गए और माँ ने मुझे सेंध से गिरफ्तार कर लिया हो। इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूखकर छुहारा हो गया। अम्मा ने भी डांटा, पिताजी ने भी डांटा। मुझे आंसुओं से उसकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ेगी। दोपहर को मामू नशे में पागल होकर गाने लगे, फिर रोए, फिर अम्मा को गालियाँ दी। दादा के मना करने पर भी मारने दौड़े। आखिर में कह करके जमीन पर बेसुध पड़े नजर आए। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर और ताऊ छोटे ठाकुर दोनों जड़वादी थे, पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक। मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान भक्त हो गए। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते। दोपहर को सारी देह में चंदन का लेप लगाकर घर लौटते। गठिया से ग्रस्त होने पर राम नाम लिखना शुरू कर दिया। धूप निकल आने पर पार्क की ओर जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में बैठ जाते। आधी रात तक भगवत कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वह मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माताजी को भोर से आधी रात तक स्नान पूजा और व्रत के सिवा कोई दूसरा काम नहीं था। इस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था। आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं। मैं तो समझता हूँ जो यह भक्ति निष्ठा और धर्म प्रेम है वह केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण। ज्यों ज्यों लॉटरी के दिन समीप आते हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती। हमेशा उसी ओर मन लगा रहता। आप कारण संदेह होने लगता। कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार न कर दे तो मैं क्या करूँगा? साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा ही नहीं किया। ना कोई तहरीर है, ना कोई सबूत। सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। उसकी नीयत जरा डामाडोल हुई कि काम तमाम।
कहीं फरियाद भी तो नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अगर कुछ कहूँगा तो भी कोई लाभ नहीं। इस संदेह से उसे मर्मांतक वेदना होगी। आदमी तो ऐसा है नहीं, मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपए नहीं मिले हैं। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो तब आएगा जब लाखों आदमी होंगे। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकला है तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। वह सरल भाव से मुस्कुराया, मगर यह थी उसके आत्मा की झलक जिसे वह विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है, इसमें क्या? अच्छा मान लो मैं तुम्हें साझे से इनकार कर जाऊं। मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता, मगर है तो संभव। 5-5 लाख, सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी से कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो, यह संशय न रहे। विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े सकी हो यार, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा हो सकता है 5 लाख या 5 करोड़ हो, तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल न आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इस आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ गया। मैंने कहा, यह तो मैं जानता हूँ, तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हरज है? फजूल है, फजूल ही सही, पक्के कागज पर लिखना होगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में हैं आप? मैंने सोचा, भला से शादी लिखा ली के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई न कर सकूंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का, सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे साथ में रहेगा। तो तुम मुझे सादे कागज पर ही लिख दो, विश्वास आ जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं, उसे लिखकर समय का नष्ट करना क्यों? मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फितूर आ गया, नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा थी। बिगड़ कर कहा, तुम्हारी नीयत तो अभी से खराब हो गई। उसने निर्लज्जता से कहा, तुम क्या साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत नहीं बदलती? मेरी नीयत इतनी कमज़ोर नहीं, रहने भी दो बड़ी नीयत वाले, अच्छे अच्छे को देखा है। इसे तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे? किसके रुपए और कैसे रुपए? मैं कह देता हूँ विक्रम, हमारी दोस्ती का अंत हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा। हिंसा की एक ज्वाला मेरे अंदर भी दहक उठी। सहसा दीवान खाने की झड़प की आवाज़ सुन मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर जी बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी कि आदर्श भाइयों में हो सकती थी, राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैंने उन्हें कभी विवाद होते हुए भी नहीं सुना। बड़े ठाकुर जो कह दें वह छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखते बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ। दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों को उठाकर खड़े हो गए, एकदम आगे भी बढ़ाए, आंखें लाल, मुख विकृत, त्योरियां चढ़ी हुई, मुट्ठियां बंधी हुई, मालूम होता था हाथापाई हुई ही। छोटे ठाकुर ने हमें देखा और पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी है, कहीं से भी, किसी से भी, किसी के भी नाम है, सबका है बराबर। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ा। हरगिज नहीं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सजा होगी, सम्मिलित परिवार को नहीं। यह व्यक्तिगत प्रश्न है, इसका फैसला अदालत करेगा। शौक से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकलती तो आपका उससे कोई संबंध ना होगा। उसी तरह जैसे आपकी लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी से या मेरे लड़के से उसका कोई संबंध नहीं होगा। अगर मैं जानता कि आपकी नीयत ऐसी है तो मैं भी अपनी बीवी बच्चों के नाम टिकट ले सकता था। यह आपकी गलती है, इसीलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। यह जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए। जुए में हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप कल 10-5 हज़ार रुपये रेस में हाराए तो क्या खानदान उसका जिम्मेदार होगा? मगर भाई, सबका हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। आप न ब्रह्मा है, न ईश्वर, न कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल्ल युद्ध होना है, तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी।
छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, मुझे क्या समझाती हैं? उन्हें समझाइए जो 4 टिकट लिए हुए बैठे हैं। मेरे पास क्या है, 1 टिकट, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का चौगुना चांस है, उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे रुपए में से आधे तुम्हारे, अब तो खुश। बड़े ठाकुर ने बीवी की जवान पकड़ी, क्यों आधा लेंगे? 1 भी धेला नहीं दूंगा। हम मुरव्वत और साहदरता से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज़्यादा किसी तरह नहीं मिलेगा। आधे का दावा किस नीयत से हो सकता है? न बौद्धिक न धार्मिक। छोटे ठाकुर ने खिसिया कर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं। मैं तो 30 साल तक वकालत थोड़ी कर रहा था। बैरिस्टरी की तो ऐसी तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो या लंदन का। मैं आधा लूँगा, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे, लंगड़ाते हुए कपड़ों पर ताज़ा खून के दाग लगाए प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबराकर पूछा, यह तुम्हारी क्या हालत है? ये चोट कैसे लगी? किसी से मारपीट तो नहीं हो गई? प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कहा, फिर मुस्कुराते बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी चोटें तो लगा ही करती हैं। कैसे कहते हो? सारा सिर और हाथ सूज गया है, कपड़े खून से तर। यह क्या मामला है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी, क्रोध, लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम नहीं। बड़े ठाकुर ने व्यग्र होकर पूछा, लेकिन क्या हुआ? यह क्यों नहीं बताते? किसी से मारपीट हुई हो तो थाने में रपट करा दें। प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट तो किसी से नहीं हुई। बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं वहाँ आदमियों की सूरत से भागते हैं, पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डरा भागा वह गया, जो पत्थर की चोट खाकर उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया। वह परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहाँ पहुँचा तो कोई 50 आदमी जमे थे। कोई मिठाई लाए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ों के थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली और यह जन समूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई। लोग गिरते पड़ते भागे हुर हो गए। एक भी न टिका। अकेला मैं घंटे भर वहीं डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया। पहला निशाना मेरा सर, उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी भन्ना गई, खून की धारा बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा ने दूसरा पत्थर फेंका, वह हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था। बाबा जी भी भाग गए होंगे, गायब हो गए होंगे, अंतर ध्यान हो जाया करते हैं। किसे पुकारें, किसी सवारी को लाने को कहूँ? मारे दर्द के सर फटा जा रहा, हाथ फटा जा रहा और सिर से खून अभी तक जारी था। किस तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखा और कहा, हड्डी टूट गई है। पट्टी बांध दी, गर्म पानी से सेकने को कहा है, शाम को फिर आएंगे। मगर चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी मेरे नाम ही आएगी, यह निश्चय है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद इच्छा से रह गया हो। बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े साहब ने मुख पर संतोष की झलक देखी। फौरन पलंग बिछाया। प्रकाश उस पर लेटे, ठकुराइन पंखा चलने लगी। उनका मुख भी प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा नहीं। छोटे ठाकुर के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्यों ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने लगी, त्यों ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे? प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं, बम गोले मारते हैं। देवसा तो ढील डोल है और बलवान इतने कि एक घूंसे में शेरों का काम तमाम कर दें। ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में टेम हो जाए। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्क बाबा पर मुकदमा नहीं चला। और 2-4 पत्थर मार कर ही नहीं रह जाती। जब तक आप गिर न पड़े, बेहोश न हो जाएं, वे मारते ही रहेंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज़्यादा चोटें खाएंगे, उतने ही आप अपने उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आ गया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातः उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था, आशा और भय द्वंद दोनों का। ठाकुर ने घड़ी रात नहा गंगा स्नान किया, मंदिर के पूजन में बैठे और आज मेरे मन में श्रद्धा जगी। मंदिर जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर ना होगी? तुम्हें क्या नहीं मालूम, हमसे ज़्यादा तुम्हारी दया का
रिजर्व कौन कर रहा है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर था। मुझे इशारे से बुलाकर कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए घर से निकले और मंदिर के द्वार के बाहर खड़े हो कंगालों को बांटने लगे, जिनसे एक भीड़ जमा हो गई। दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए हुए थे, सिर झुकाए, आंखें बंद किए, अनुराग में डूबे। बड़े भाई ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं। क्यों पुजारी जी? पुजारी जी ने समर्थन किया। हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए ही तो उनका जीवन है। वो क्षीर सागर से दौड़े हैं भक्त को बचाने के लिए। एक क्षण बाद छोटे ठाकुर ने सिर उठाया, पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी हैं, सबके दिल का हाल जान लेते हैं। पुजारी ने समर्थन किया। हाँ सरकार, अंतर्यामी न होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते? सबरी का प्रेम देखकर स्वयं उनकी मनोकामना पूरी। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी मैं तो आयो शरण तुम्हारे। 1 मिनट में छोटे ठाकुर भी मंदिर से गाते हुए निकले। अपत राखो मोरे दया निधि, तोरी गति न लखी पार परे। मैं भी पीछे भागा और मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं बांटे डालता हूँ। मैं खिसियाकर डाक खाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे। दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी मिठाई बची थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा। मैंने तो उस उन्माद में विक्रम को गोद में उठा लिया, मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे हैं। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा, बोले, रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोले, हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हो चिखा, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने और जोर से कहा, मारा, और फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उसे मैं 1 लाख लूँगा। बोलो, है मंजूर? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा। पहले बताओ तो ना, ये नहीं, ऐसे नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े। महज बताने के लिए 1 लाख? शाबाश। प्रकाश ने भी तेवरिया चढ़ाई। क्या डाक खाना हमने नहीं देखा? अच्छा तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी फौजी पोजीशन में आ गए। होश हक्का बक्का, सभी पूर्ण सचेत। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है। इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के एक हब्सी का नाम आ गया। बड़े ठाकुर जल्लाए। झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला। 3 महीने की तपस्या यूं ही चली गई। वाह। प्रकाश ने छाती ठोकर कहा, यह सिर मुड़वाए और हाथ तुड़वाए बैठे हैं, दिल लगी है? इतने में और 50 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। ये बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते हुए आ रहे थे। मार ले गया विदेशी, अमेरिका का हब्सी, भागा पिशाच दुष्ट। बड़े ठाकुर जल्लाए। मंदिर में गए, पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है? हराम का माल खाते हो और चैन करते हो? छोटे ठाकुर की तो जैसे कमर टूट गई। 3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए, मगर प्रकाश के क्रोध का परावार न था। मोटा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माता जी ने केवल इतना ही कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने वाली नहीं। हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़े ही छीन लाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा था। विक्रम आकर बोला, चलो होटल से कुछ खाएं, घर में तो चूल्हा नहीं जला। मैंने पूछा, तुम डाक खाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैं डाक खाने के सामने हजारों की भीड़ देख रहा था तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आ गई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुने से कम नहीं होंगे, और दुनिया में तो लाखों होंगे। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था, एक बार की इतना छोटा हुआ कि राय बन गया, और मुझे हंसी आ गई। जैसे कोई दानी पुरुष छटाक भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को न्योता दे बैठे, और हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा था। क्यों? मैं भी हंसा। हाँ, बात तो यथार्थ में ही है, और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? विक्रम मुस्कुराकर बोला, अब क्या करोगी पूछकर? पर्दा ढका ही रहने दो।
तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी लॉटरी, जो कि मानव स्वभाव के यथार्थ का चित्रण करती हुई बहुत ही भावपूर्ण कहानी है। ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियों की हम श्रृंखला हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों से लगी हुई बहुत महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन है और यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ भी हैं। तो आप उन्हें भी सुनें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि यह आपकी कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।